देखिए, भारत में राष्ट्रीयता का उदय, भारत में राष्ट्रीयता का उदय। आप जो पढ़ रहे हैं ना, इस पाठ जो है दूसरे का है, दूसरे पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रीयता का उदय। उस पाठ का नाम ही यहाँ भारत में, इसके पहले जो पाठ है उसमें आप पढ़े होंगे भारत में, यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय, या अन्य जगहों पे कई जगह जैसे फ्रांस में राष्ट्रीयता का उदय, ऐसे कई जगहों पे राष्ट्रीयता का उदय होता है। यहाँ सवाल है कि राष्ट्रीयता का उदय, राष्ट्रीयता किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम राष्ट्रीयता के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीयता एक प्रेम भावना को मिला करके देखा जाता है। राष्ट्रीयता क्या है? आज हम सब भारतीय हैं और एक भारतीय दूसरे को अपना अपना समझते हैं। हमारी भावनाएं एक है, हमारी भूमि एक है, हमारी भाषाएं एक है, अलग अलग धर्म होने के बाद भी हम लोगों के स्वभाव एक है। इसको हम राष्ट्रीयता कहते हैं। अगर मुट्ठी भर अंग्रेज भारत में राज किए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की कमी थी। आज भारत में इतने शक्तिशाली देश भी आके आक्रमण नहीं कर सकते या राज नहीं कर सकते, भारत के लोग उसे भारत में रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे और आपके दिलों में भारत के प्रति प्रेम जागृत हो चुका है। यानी राष्ट्रीयता क्या हो चुकी है? जागृत हो चुकी है। पहले के लोगों के मन में राष्ट्रीयता था ही नहीं, यानी वह देश से प्रेम करते ही नहीं। और जब देश से प्रेम करते ही नहीं थे तो फिर उसमें राष्ट्रीयता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीयता के कमी के कारण हमारे देश में इतने राजाओं ने आक्रमण किया, राज किया, इतने दिनों तक अंग्रेजों ने किया, पुर्तगालियों ने किया, डच ने किया, फ्रांसीसियों ने किया। इनके भारत में रहने का और भारत में राज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वह था भारत में राष्ट्रीयता का अभाव। भारत के लोग अपना काम केवल देखते थे कि हमारा काम चल रहा है, बाकी लोगों का क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आज हमारे मन में, आज हमारे दिलों में देश के प्रति प्रेम हो चुका है। हम अपना काम के साथ साथ, ये बताइए, जो लोग बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं उनको भी पता है कि गोली लगेगी और हम मर जाएंगे, लेकिन वो लोग भी जाते हैं और लड़ते हैं, केवल पैसे के लिए नहीं करते हैं। उनको केवल पैसा कमाना। एक एक परिवार में देखिए तो उसके परिवार में 10-10 लोग शहीद हुए हैं फौजी होकर। तो एक आदमी शहीद हो गया तो दूसरा जैबे नहीं करता, लेकिन उसके उन लोगों के दिलों में देश के प्रति इतना प्रेम है कि दादा शहीद हो गया तो उसके बाप चले गए, वो शहीद हो गए तो वो चला गया, वो शहीद हो गया तो उसकी पत्नी कह रही है कि मैं अपने बेटे को भी कहाँ भेजूंगा, फौजी बना करके भेजूंगा जो देश के काम आ सके। इसको कहते हैं देश के प्रति प्रेम, इसको कहते हैं राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता क्या है? देश से जो प्रेम होता है। इसके आगे आपको एक वीडियो राष्ट्रीयता पर ही केवल बताई जाएगी कि राष्ट्रीयता किसे कहते हैं। लेकिन जो देश से प्रेम होता है, देश से एक लगाव होता है, हमारी सांस्कृतिक लगाव है, हमारा इस देश के एक एक संपत्ति को हम सारे भारतीय अपनी संपत्ति समझते हैं। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को हम अपना भाई समझते हैं। यही कारण है कि हम इस देश को आज बांध के रखे हुए हैं। अगर यही राष्ट्रीयता फिर से खत्म कर दी जाए तो कोई भी भारत को आके फिर क्या कर सकता है? गुलाम बना सकता है। तो राष्ट्रीयता के बारे में अब यहाँ सवाल है, भारत में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ? हम आपको पहले बताए थे कि अगर इतने दिनों तक अंग्रेजों ने भारत पे राज किया तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। भारत के जो लोग थे केवल अपना देखते थे, उन्हें दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, न ही इस भारत से कोई लेना देना था। धीरे धीरे करके भारत के लोगों के दिल में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। एक व्यक्ति दूसरे के करीब आने लगा, सभाओं में इकट्ठा होना शुरू हुआ। किसी एक भारतीय के कहने पर सारे भारतीय एक स्वर में बोलना शुरू किए। यह जो प्रक्रिया थी बहुत धीरे धीरे जाकर के शुरू हुई, जिसमें गांधी जी का जो प्रयास था प्रयास था। दूसरी चीज देखेंगे, आखिर में राष्ट्रीयता का उदय हुआ क्यों? अगर पहले के लोग आपस में प्रेम नहीं करते थे, एक के दुख को, दर्द को दूसरा अपना दुख और दर्द नहीं समझता था। आज कोई विदेशी आकर के हमको मारे चाहे तुमको मारे तो उसको भी दुख होगा, उसको भी दुख होगा। विदेशी अगर कोई कुछ आए तो गांव में देखिए तुम कितना हो बदमाश हो, गांव में कोई घुस के आए तुमको मारने के लिए तो पूरे गांव वाले उसको मारना शुरू कर देंगे। ये भी गांव का एक प्रेम है।
इसी प्रकार तुम विदेश में चले जाओ, केवल एक इंडियन तुमको मिल जाए, उसको लगेगा कि भगवान मुझे मिल गया। आपकी सेवा सत्कार करना, केवल जान जाए कि आप क्या हैं, इंडियन है। या दिल्ली चले जाइए, केवल पता चल जाए कुशीनगर जिले का है, उससे बढ़िया बात करेंगे, खूब प्रेम से उसके साथ आएंगे, यह सब प्रेम है। और यही प्रेम पूरे भारत के लोग एक साथ करते हैं, जिसको हम राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं। और पहले बताया कि भारत में राष्ट्रीयता था ही नहीं। एक व्यक्ति अगर ठीक से जी रहा है तो उसके बगल वाला कैसे है, उस भारत के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं था। उसको सिर्फ यह था कि मेरा काम तो चल रहा है, वह देश से किसी प्रकार से कोई प्रेम नहीं करता था। तो धीरे धीरे लोगों के मनों में देश के प्रति प्रेम की एक भावना जागृत होने लगी। देश से प्रेम की एक जो है कि भावना जब जागृत होने लगी तो सारे लोग एक मंच पे आना शुरू हुए, और उसी को कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना। और यह भारत में हुआ, इसके क्या कारण थे, इसके क्या कारण थे। अब राष्ट्रीयता तो थोड़ा बहुत आप बुझ ही गए होंगे, बुझ गए हैं। भारत में राष्ट्रीयता की उदय, आखिर भारत में राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ। एक बार मैं इसको एक लाइन में आपको बताऊं कि राष्ट्रीयता, भारत में राष्ट्रीयता का उदय का क्या मतलब है। पहले भारत के लोग केवल अपना देखते थे, उसको इस भारत की जनता से, इस गुलामी से, इनके शोषण से, भारत पे हो रहे अत्याचारों से कोई लेना देना नहीं था। धीरे धीरे भारत के लोगों के मनों में भारत के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। वहाँ के एक जनता को अपना भाई समझने लगा, भारत की संपत्ति को अपना संपत्ति समझने लगा, और यह भावना धीरे धीरे उत्पन्न हुई। इसे कहते हैं भारत में राष्ट्रीयता का उदय। अब समझ में आ गया होगा। यहाँ सवाल है, भारत में राष्ट्रीयता का उदय अगर केवल पूछेगा तो तुम लिखोगे अब इसके कारण क्या थे। अगर भारतीयों के मन में देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई, अर्थात राष्ट्रीयता उत्पन्न हुआ, तो इस राष्ट्रीयता उत्पन्न होने के क्या कारण थे। इसके कई कारण थे। आप अगर इसको बैठ के लिखना शुरू करें तो 50 कारण थे। उसमें हम कुछ मुख्य बिंदुओं पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जैसे पहला कारण था आर्थिक शोषण। पहला कारण था आर्थिक शोषण। अंग्रेज आखिर भारत आए क्यों, अंग्रेजों का भारत आने का मकसद क्या था। अंग्रेजों के भारत आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, धन कमाना। और धन कमाने के लिए वह भारत का आर्थिक शोषण करने लगे, और इस आर्थिक शोषण में भारत की जनता भूखमरी के कगार पर आनी शुरू हो गई। आज जब भारत की जनता भूखमरी के कगार पर आने लगी तो लोग इकट्ठा होने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब मेरे साथ अहित हो रहा है, अगर हम एक साथ मिल करके उन आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे साथ और ज्यादा अहित होगा। और यह जनता धीरे धीरे एक मंच पर आना शुरू हो गई, और वहीं से राष्ट्रीयता का उदय होना शुरू हो गया। यह क्या था, आर्थिक शोषण। ठीक है। दूसरा था उद्योग धंधों का विनाश। जो इंग्लैंड थे उनका काम क्या था, यहाँ से कच्चे मालों को अपने यहाँ भेजते थे और वहां से तैयार माल को यहाँ ला करके महंगे दामों में बेचते थे। जिसके कारण भारत के जो उद्योग धंधा थे धीरे धीरे बंद होने लगे। पहले लोग कपड़ा गूंथते थे, और धीरे धीरे अंग्रेज क्या किए, बढ़िया मशीनों में यहाँ से कपास अपने यहाँ भेज देते थे, और मशीनों में सुंदर कपड़ा बनवा के मंगवाते थे। देखने में सुंदर होता था, मशीन से होने के कारण सस्ता भी होता था। हमारे यहाँ कारीगर क्या होता था, हाथों से बनाते थे तो थोड़े भद्दे होते थे, ज्यादा मेहनत लगता था तो थोड़े महंगे होते थे, मजदूरी उस पर जुड़ता था। लेकिन वहां से जो कपड़े बन के आते थे मशीनों से होने के कारण सुंदर भी होते थे और सस्ते भी होते थे, जिससे कहा भारतीय कपड़ा लोग पहनना क्या कर दिए, छोड़ दिए। देखिए आज हम लोग इतने एक्टिव हैं, इतने मतलब अपने देश से प्रेम करते हैं, राष्ट्रीयता की भावना है, एक्टिव हैं, नेट पे तमाम तरह की हम नेटवर्किंग माध्यम से जान रहे हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, फिर भी हम चाइनीज चीजों को धड़क्के से प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है, सुंदर होता है और सस्ता होता है, सुंदर होता है। और तो आज हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतने समझदार होने के बाद, मेरा इतना बड़ा दुश्मन चाइना होने के बाद, सस्ते और अच्छे होने के कारण हम यूज करते हैं। तो उस समय के लोग भी तो ऐसा करते होंगे,
करते होंगे, जिसके कारण भारत के उद्योग धंधे धीरे धीरे क्या होने लगे, बर्बाद होना शुरू हो गए। और जिन जिन के उद्योग धंधे बर्बाद हुए उनको लगने लगा कि हम एक मंच पे आना चाहिए, एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर हम एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होते हैं तो हम आने वाले समय में हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा। और यह लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, एक मंच पे आना शुरू हुए, और यहीं से राष्ट्रीयता का क्या हुआ, उदय हुआ। समझ में आया। हम तीसरा करें, डाक संचार व्यवस्था। भारत में डाक तार का व्यवस्था हो गई, जो आज भारतीय डाक के नाम से जाना जाता है। जब इसकी व्यवस्था हुई तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को आसानी से पहुंचा सकता था। पहले किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या होती थी या उसे कुछ लगता था कि बुरा हो रहा है तो अपने तक सीमित रखता था, वह दूसरे तक पहुंचा नहीं सकता था। लेकिन डाक तार व्यवस्था होने के कारण लोगों के बात एक जगह से दूसरी जगह जाने शुरू हो गए, जिसके कारण भारत के लोग एक हमारी बात अगर दूसरे तक चली गई तो मेरे पास है या नहीं है, हम और वह एक पास है कि नहीं है, हमारे और उसके विचार एक पास हैं कि नहीं है। अगर हम किसी बात को व्हाट्सएप के जरिए कहीं भेज रहे हैं, वहाँ के लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं, तो हमारे और उसके विचार एक हैं, यानी हम और वह क्या हैं, एक हैं। यानी हम इस तो यह राष्ट्रीयता इसको बोलेंगे। एक मंच पे सारे लोग क्या होने लगे, इकट्ठा होना शुरू हुए, यहीं से भारत में राष्ट्रीयता का क्या हुआ, उदय हुआ। अगला देखेंगे अंग्रेजी भाषा। भारत कई राज्यों में बटा हुआ था और है भी, इतने राज्य हैं और सारी जगह की भाषा क्या है, अलग अलग। पहले जो विद्वान होते थे, बंगाल के विद्वान केवल बंगाली जानते थे, बिहार के बंगाल विद्वान भोजपुरी जानते थे, पंजाब के विद्वान पंजाबी जानते थे। अगर ये एक पास होते भी थे तो न इनकी भाषा वो समझ पाते थे, न उनकी भाषा ये समझ पाते थे। इसमें कोई तालमेल ही नहीं होता। जब अंग्रेज भारत में आए ना तो अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करने लगे, और अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करने का मतलब आज पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया की भाषा पूरी दुनिया समझ सकती है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के कारण। नहीं तो आप अफ्रीका चले जाइए तो खाए बगैर मर जाएंगे, वहाँ कुछ भी। अरे अगर मान लीजिए आप अमेरिका गए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पानी पानी चिल्ला रहे हो, पानी नहीं देगा, मर जाओगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कहिएगा वाटर, कुछ अंग्रेजी में नहीं आता है, वाटर तो आ रहा है, बुझ जाएगा बेचारा, क्या मांग रहा है, पानी मांग रहा है। तो पूरी दुनिया को एक मंच पे लाने वाली भाषा अंग्रेजी। और उस समय भारत में भी अंग्रेजी का प्रसार प्रसार होने लगा, लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे, सीखने लगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि जितने बड़े लोग थे, जितने ज्ञानी लोग थे, वो अंग्रेजी का भी जानकार हो गए। अब एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी तक अपने बातों को आसानी से पहुंचा सकता था, और यह पहुंचाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि सारे भारतीय एक मंच पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा भी भारत में लोगों को इकट्ठा करना, एक मंच पे लाना, राष्ट्रीयता का उदय होने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। समझ में आ रहा? समाचार पत्र भी उस समय प्रकाशित हो गए थे। लोग समाचार पत्रों के माध्यम से अपने बातों को दूसरी जगह क्या करते थे, पहुंचाते थे, जिससे राष्ट्रीयता का क्या हुआ, उदय हुआ। इसके आगे भी आप लिख सकते हैं छापे खाने का आविष्कार, ठीक है ना, दार्शनिकों का प्रभाव, बड़े बड़े जो दार्शनिक थे अपने बातों को प्रभाव के कारण। देखिए बात इतनी बड़ी शक्ति होती है कि कुछ भी कर सकता है। एक बड़ा व्यक्ति या एक बड़ा ज्ञानी बैठ करके मंच पे कुछ बोल रहा है तो अगर 10,000 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 1,000 लोग जरूर उसके तरफ प्रभावित होंगे, 1,000 लोग जरूर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, जो दार्शनिक है, बड़े लोग हैं। तो दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा। दार्शनिक जो है अपने विचारों को रखने लगे, जिससे ये लोगों को यह लगने लगा कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ होना चाहिए, और लोग अंग्रेजों के खिलाफ होना शुरू हो गए, जिससे भारत में क्या हुआ, राष्ट्रीयता का उदय हुआ। अगर इतना 6-7 को हेडिंग आप याद करते हैं तो 6 नंबर का आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हो जाएगा।